हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की इस सीरीज में पिछली क्लास में हम लोगों ने संघ की विधायिका शुरू किया था और उसमें अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81 पढ़ चुके हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 82 शुरू करेंगे और पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी पिछली क्लास की वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। आज हम लोग अनुच्छेद 82 शुरू करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हमारा ये उद्देश्य होता है कि हर एक क्लास में विद्यार्थियों को कुछ नया दिया जाए। सिर्फ यही ना बताया जाए कि हाँ वास्तव में क्या क्या एग्जाम में आए हैं, बल्कि वो भी बताया जाए जो भविष्य में एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 82 में है प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन। ध्यान से समझिएगा, प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। हम लोगों ने पिछली ही क्लास में देखा था कि वास्तव में संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और राष्ट्रपति को निकाल दिया जाए तो संसद के हम लोग कह सकते हैं कि 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। और ये जो राज्यसभा और लोकसभा में सदस्य जाते हैं वह राज्यों से ही जाते हैं। इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये जो है आपका देश है, ये क्या है, देश है। तो ये जो देश होता है वह कई छोटे बड़े राज्यों से मिलकर बना होता है, वह कई छोटे बड़े राज्यों से मिलकर बना होता है। अब किसी राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगी, किसी राज्य में जनसंख्या कम होगी। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य जाते हैं वास्तव में वह इन्हीं राज्यों से तो जाते हैं, लेकिन इस आधार पर जाते हैं जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य ज़्यादा जाएंगे, और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी वहाँ से इस लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य कम जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 82 पर। अनुच्छेद 82 कहता है प्रत्येक जनगणना के बाद समायोजन। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक जनगणना जो है 10 वर्षों पर होता है। अब मान लीजिए 10 वर्षों के अंदर 10 वर्ष में मान लीजिए किसी क्षेत्र की आबादी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए इस क्षेत्र की आबादी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई इसकी तुलना में, तो अनुच्छेद 82 ये कहता है कि इस क्षेत्र का समायोजन किया जा सकता है, कि इस क्षेत्र में कमी या बढ़ोतरी किया जा सकता है। मान लीजिए अगर जनसंख्या ज़्यादा हो गया है तब इसके क्षेत्र को कुछ कम कर दिया जाएगा, क्योंकि ये जो लोकसभा क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है इस आधार पर किया जाता है कि प्रत्येक की जनसंख्या जो है बराबर हो। मान लीजिए ये है तो बिल्कुल इसको बराबर क्षेत्रफल के आधार पर सीटें नहीं निर्धारित की जाती है, इस आधार पर निर्धारित की जाती है कि जनसंख्या बराबर हो। अब मान लीजिए कहीं पर सिर्फ इतने में ही 100 लोग हो गए, अब कहीं पर इतने में 100 लोग हो रहे हैं, अब कहीं पर मान लीजिए इतने में 100 लोग हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 100 में इतना है तो इसका क्षेत्रफल इतना ही रहेगा, 100 में इतना है तो इसका क्षेत्रफल इतना रहेगा, और 100 में इतना है तो इतना। कहने का मतलब यह जितना जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है। अब मान लीजिए अगर जनसंख्या कहीं पर ज़्यादा बढ़ गई तो उसके क्षेत्र को कम कर दिया जाएगा। अब मान लीजिए कहीं पर जनसंख्या कम हो गई तो उसके क्षेत्र को बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 82 बताता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा क्षेत्रों का समायोजन किया जा सकता है। ठीक है, ये तो इसकी हेडिंग हो गई। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद 82 कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति के माध्यम से इन क्षेत्रों का समायोजन कर सकता है। इन क्षेत्रों का क्या कर सकता है, समायोजन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि संसद जो है कानून बनाकर समायोजन कर सकता है। देखिए पूरा लिखेंगे नहीं, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कोशिश कीजिएगा समझने का। बाकी अगर लिखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको PDF की एक लिंक मिल जाएगी, आप PDF से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका मतलब ये जो समायोजन किया जाएगा वह संसद द्वारा किया जाएगा एक कानून बनाकर।
और कानून बनाएगी, कुल मिला के एक आयोग बनाएगा कानून के माध्यम से, उस आयोग के माध्यम से इसका सीमांकन या समायोजन किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया पहला। दूसरे पे ध्यान दीजिएगा, दूसरे नंबर पे ये कहता है कि इस समायोजन का लोकसभा के प्रतिनिधित्व पर कोई प्रभाव तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि तत्कालीन लोकसभा विघटित होकर नई लोकसभा ना बन जाए। इसका मतलब ये है, मान लीजिए 2015 में, मान लीजिए 2019 में कोई लोकसभा बनी, लोकसभा 2019 में बनी, और मान लीजिए 2021 में जो है जनगणना हुआ और 2021 के जनगणना के आधार पर लोकसभा क्षेत्रों का सीमांकन किया गया। अब मान लीजिए किसी क्षेत्र कहीं पर जनसंख्या कम हुआ, कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा हुआ। अब मान लीजिए इसमें 4 हुआ करते थे, अब भी 4 ही हैं, लेकिन क्या गया, इसके क्षेत्र को यहाँ तक कर दिया गया और इसके क्षेत्र को काफ़ी कम ज़्यादा कर दिया जाए। और मान लीजिए इस वाले क्षेत्र से किसी एक सीट को हटा दिया जाए, तो ये कहता है कि ये जो लोकसभा बना हुआ है इसका तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक ये लोकसभा विघटित ना हो जाए, और जब विघटित हो जाएगी नई लोकसभा चुनाव होगा तब इसके अनुसार होगा। बाकी इसका जो है इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विघटित कर दिया जाए, किसी लोकसभा सीट को हटा दिया जाए तो कहोगे कि आप चुनाव जीत कर यहाँ से तो गए हो, आप चुनाव जीत कर यहाँ से तो गए हो, आप ये नहीं कह सकते हो अब आपकी लोकसभा सीट नहीं है तो आप चले जाइए यहाँ से। फिर से समझिए, कहने का मतलब ये है, मान लीजिए पहले इसमें 4 लोकसभा सीट थी, ठीक है, 2019 में, और जो 2021 में समायोजन हुआ तो इसमें से 1 सीटें कम कर दी गई, अब हो गए 3। तो ये कहता है कि 3 भले ही कर दिया गया, लेकिन जो चौथा सदस्य यहाँ से चुनाव जीत कर गया था इसे लोकसभा से हटाया नहीं जा सकता, और तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक इसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा ना हो जाए। और जब 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल हो जाएगा फिर जो है जो नई ये समायोजन होगा उसके आधार पर चुनाव होगा। ठीक है, मतलब तब तक जो ये वाली लोकसभा बनी है इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ये हो गया दूसरा। पहला हो गया कि ये जो इनका क्षेत्रों का समायोजन किया जाएगा वह संसद कानून बनाकर किसी भी अधिकारी के माध्यम से कर सकती है। दूसरा हो गया कि इस समायोजन का वर्तमान लोकसभा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तीसरे नंबर पर देखिएगा, तीसरे नंबर पे कहा गया है कि ये जो समायोजन किया जाएगा उस तारीख से लागू होगा, उस तारीख से लागू होगा जो तारीख राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर राष्ट्रपति की भी भूमिका आ गई। समझ में आया कि ये जो समायोजन किया जाएगा उस तारीख से लागू होगा जो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाए। इसके बाद और क्या कहा गया है? इसके बाद कहा गया है, ये वाला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये कहा गया है कि 2026 के बाद की जनगणना के पहले, 2026 की जनगणना के पहले, 2026 के बाद की जनगणना के पहले इसके क्षेत्रों का सीमांकन तो किया जा सकता है लेकिन इनके सीटों का सीमांकन नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब क्या समझिएगा? कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई राज्य ये है, ये क्या है? राज्य है। अब मान लीजिए इसमें जो है 4 लोकसभा सीट हैं, तो ये कहता है कि 2026 के बाद की जब तक जनगणना ना आ जाए तब तक इस क्षेत्र से 4 को ऐसे किया जा सकता है, इसको बड़ा किया जा सकता है, इसको छोटा किया जा सकता है, इसको बड़ा किया जा सकता है, इसको छोटा किया जा सकता है, लेकिन ये जो 4 सीटें हैं 4 सीट से 5 सीटें नहीं की जा सकती। कहने का मतलब इसके क्षेत्रों का सीमांकन किया जा सकता है जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान की जनसंख्या, यहाँ पर 2026 वाली कोई बात नहीं है, वर्तमान की जनसंख्या के आधार पर इनके क्षेत्रों का सीमांकन किया जा सकता है, लेकिन इनके सीटों का सीमांकन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़े ना आ जाएं। ठीक है, ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान दीजिएगा कि 2026 के बाद वाली यानी 2031 वाला जो जनगणना आएगा
उसके पहले इसके क्षेत्रों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता कि इसमें 4 सीटें थी तो 1 सीटें और बना दी जाए, या 4 सीटें थी तो 6 सीटें कर दिया जाए, या इसमें 4 सीटें थी तो सिर्फ 3 सीटें कर दिया जाए। इनके सीटों में कमी या ज़्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 82 ये चीज़ें कहता है। ठीक है, समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं तो अनुच्छेद 83 देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 83 में है संसद के सदनों की अवधि। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कहा गया है संसद के सदन, और हम लोगों ने पहले ही देखा था अगर कभी ये पूछे संसद के कितने अंग होते हैं तो अंग होते हैं 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। लेकिन अगर ये पूछे संसद के कितने सदन होते हैं तो सदन होते हैं 2, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा की बातें की गई है कि वास्तव में लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होगा। ठीक है, तो एक साथ हम लोग देखते हैं, ये हो गया लोकसभा और इधर देखेंगे हम लोग राज्यसभा। दोनों की एक साथ तुलना करके थोड़ा पढ़िएगा। हमारा संविधान ये कहता है, एक एक पे बात करते हैं लोकसभा की, कि लोकसभा का कार्यकाल उसके प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होगा। क्या होगा? प्रथम बैठक से 5 वर्ष। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी समय विघटित कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल क्या होता है? उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति लोकसभा को किसी भी समय क्या कर सकता है? विघटित कर सकता है। विघटित का मतलब यह है लोकसभा को समाप्त कर सकता है, और जब लोकसभा को राष्ट्रपति समाप्त कर देगा तब नई लोकसभा का चुनाव होगा और उसके माध्यम से एक नई लोकसभा बनेगी। ठीक है, लेकिन बात यह आती है कि राष्ट्रपति कब लोकसभा को विघटित करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब लोकसभा में किसी भी मंत्रिपरिषद में किसी भी व्यक्ति के पास बहुमत ना हो तब राष्ट्रपति जो है लोकसभा को विघटित कर सकता है। ठीक है, ये हो गया तीसरे नंबर पर। अब ध्यान से समझिएगा, आगे कहा गया है कि आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाकर एक बार में इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ध्यान से समझिएगा इस वाले बिंदु को। आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल में 1 वर्ष की वृद्धि, 1 वर्ष की वृद्धि। इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिएगा। अक्सर विद्यार्थी यहाँ पर गलती से थोड़ा मतलब ध्यान से समझते नहीं, हमेशा गलती करते हैं। ये कहा गया है आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए वृद्धि नहीं की जाएगी। ध्यान से समझिएगा कहना क्या चाह रहे हैं। आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए वृद्धि नहीं कहा गया है, ये कहा गया है आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए वृद्धि। इसका मतलब यह है, मान लीजिए आपातकाल चल रहा है और लोकसभा का कार्यकाल जो है 1975 से लेकर 1980 है, और आपातकाल चला 74 में। आपातकाल कब चला? 74 में, और 73 में मान लेते हैं। 73 में चला और ये जो है 74 में समाप्त हो गया। 74 में समाप्त हो गया और इसका कार्यकाल तो 75 तक है। 75 तक है। इसका मतलब ये है कि अब लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। भले ही इस काल में आपातकाल लगा है लेकिन लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ता है कि मान लीजिए 75 में ही 75 में लगा हो या पहले से लगा हो, 75 तक आपातकाल ना खत्म हो तो 1975 में संसद कानून बनाकर इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर कार्यकाल कर सकती है।
कार्यकाल कब तक के लिए कर सकती है? 1 वर्ष के लिए अलग कर सकती है। मतलब 1975 से 80 है तो इसे 81 तक कर सकती है। अब मान लीजिए 81 तक भी नहीं ख़त्म हुआ है तो एक बार फिर से संसद कानून बना के इसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है। मान लीजिए फिर भी अभी भी आपातकाल नहीं हटा है तो फिर कानून बनाकर इसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ा सकती है। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कार्यकाल भले ही पूर्ण हो गया हो लेकिन आपातकाल चल रहा है, इसका मतलब है कि चुनाव नहीं हो सकता है, तब संसद द्वारा कानून बनाया जाएगा और उस कानून के माध्यम से उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन 5 वर्ष के पहले आपातकाल समाप्त हो जाएगा, तब लोकसभा का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपातकाल है तब कानून बनाकर संसद इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। अभी भी आपातकाल नहीं है तो फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन ये कहा गया है कि यदि आपातकाल जब समाप्त हो जाए, मान लीजिए किसी का कार्यकाल जो है 1975 में समाप्त होना था, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। मान लीजिए किसी लोकसभा का कार्यकाल 1975 में समाप्त होना था और आपातकाल के कारण जो है इसका कार्यकाल कर दिया गया 1976 तक। ठीक है, 1976 तक कर दिया गया 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर। अब मान लीजिए 1976 में भी मान लीजिए 1976 में इसका कार्यकाल जो है, मान लीजिए 1975 में ही क्या होता है, 1975 में ही आपातकाल समाप्त हो जाता है। तो अब ये कार्य जो है 1 साल तक नहीं करेंगे। 1975 में ही अगर आपातकाल समाप्त हो गया है तो 1975 के 6 माह के अंदर जो है नए लोकसभा का चुनाव हो जाना चाहिए। ध्यान से समझिए, ये कहता है कि आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए तो वृद्धि की जाती है, लेकिन अगर आपातकाल समाप्त हो गया हो तो आपातकाल के समाप्त होने के बाद यदि लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया हो तो 6 माह के अंदर नए लोकसभा का चुनाव हो जाना चाहिए। फिर से एक बार समझिएगा, विद्यार्थी गलती कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल कि आपातकाल अगर चल रहा है तो एक बार कानून बनाकर 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। लेकिन मान लीजिए कार्यकाल लोकसभा का पूरा हो गया है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया है और देखिए 1976 तक इनके पास समय भी है, लेकिन अगर आपातकाल समाप्त हो गया है तब ये 1976 तक कार्यकाल नहीं करेंगे। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह के अंदर नए लोकसभा का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर ये बात किया जाए कि क्या अभी तक कभी ऐसी स्थिति आई है, तो हम लोग कहेंगे हाँ, अभी ऐसी स्थिति एक बार आ चुकी है। इंदिरा गांधी के समय में जब आपातकाल लगाया गया था तो इंदिरा गांधी की जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल जो है 18 मार्च, ध्यान से समझिएगा, 18 मार्च 1976 को समाप्त होना था। 18 मार्च 1976 को समाप्त होना था, लेकिन आपातकाल चल रहा था। तब 1976 में एक कानून बनाया गया, उसका नाम था लोकसभा अधिनियम 1976। और इस लोकसभा अधिनियम 1976 के माध्यम से इनका कार्यकाल 18 मार्च 1976 को समाप्त होना था, लेकिन इसमें 1 साल के लिए वृद्धि करके इसे कर दिया गया 18 मार्च 1977। ठीक है, कितना कर दिया गया? 18 मार्च 1977। और 18 मार्च 1977 के पहले ही 1976 में ही एक नया कानून बनाया गया, जिसे कहा गया, इसी में संशोधन इसी का हो गया, लोकसभा संशोधन अधिनियम, लोकसभा संशोधन अधिनियम 1976। इसके माध्यम से एक बार फिर से इसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया और इसका कार्यकाल कर दिया गया 18 मार्च 1978। इसका मतलब यह है कि इन्हें 2 वर्ष के लिए अधिक कार्य मिल गया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, इसका कार्यकाल समाप्त होता कि उसके पहले ही 18 जनवरी को, कब? 18 जनवरी
1976 को ही उनके कार्यकाल को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि लोकसभा आपातकाल की स्थिति सही हो गई थी। ठीक है, तो कब कर दिया गया? 18 जनवरी 1976। इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा बचा ही रह गया, बल्कि इसका भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि 18 मार्च ये आता था, उसके पहले 18 जनवरी। और ये जो कार्यकाल चला था कुल 5 वर्ष 10 माह 6 दिन, इधर लिख देते हैं कितने दिन चला था, तो 5 वर्ष 10 माह 6 दिन। एक बार समझ लीजिए बस, इनका कार्यकाल इतने पे समाप्त होना था 18 मार्च 1976 को, लेकिन आपातकाल चल रहा था, इसलिए कानून बनाया गया लोकसभा अधिनियम 1976। इसके माध्यम से इसके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया और कार्यकाल हो गया 18 मार्च 1977। इन्हें लग रहा था आपातकाल अभी भी नहीं हटेगा, तो एक बार फिर से इसमें संशोधन करके इसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। और इसका जब संशोधन किया गया तो उसे कहा गया लोकसभा संशोधन अधिनियम 1976, और इसके माध्यम से इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाकर 18 मार्च 1978 तक के लिए लोकसभा का कार्यकाल कर दिया गया। लेकिन उसके पहले ही आपातकाल समाप्त हो गया, इसलिए यह कार्यकाल नहीं समाप्त हुआ था। इसके पहले ही 18 जनवरी 1976 को इस लोकसभा को विघटित कर दिया गया, और इसका कुल कार्यकाल था 5 वर्ष 10 माह 6 दिन। ठीक है, ये था। अब थोड़ा देखते हैं हम लोग राज्यसभा के बारे में। इसको थोड़ा सा यहाँ तक मिटा देते हैं। अब क्या देखते हैं राज्यसभा के बारे में, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। विद्यार्थी राज्यसभा से अक्सर गलती करते हैं। गलती कहाँ पर करते हैं ये देखिएगा। लोकसभा में हम लोगों ने देखा कि लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल देखा जाए तो राज्यसभा जो है एक अस्थायी निकाय है। क्या है? एक अस्थायी निकाय है। यहाँ पर सवाल दूसरी तरह बनेंगे। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा कभी भी विघटित होती ही नहीं, राज्यसभा हमेशा की हमेशा बनी रहती है। लेकिन इसके जो सदस्यों का कार्यकाल पूछा जाए, सदस्यों का कार्यकाल अगर पूछा जाए, सदस्यों का कार्यकाल इसका होता है 6 वर्ष। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। अभी बात करेंगे सवाल कैसे पूछा जाए। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो जितने सदस्य होते हैं उसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है, इसका कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना अगर कहा जाए तो 6 वर्ष होता है, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका मतलब है प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य आएंगे भी। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। आगे कहा गया है कि चाहे ये हो जितनी भी बार चाहे वह चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, जितनी भी बार चाहें ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, और इसमें जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में मनोनीत किया जाता है, जितनी बार चाहे उन्हें मनोनीत किया जा सकता है। हालांकि इसमें एंग्लो इंडियन के लिए क्या प्रावधान वर्तमान समय में कर दिया गया है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देख लिया है। ठीक है, ये हो गया। एक बहुत ही अच्छा सवाल बनता है कि अगर ये पूछ ले संविधान के अनुसार, ध्यान से समझिएगा, अगर पूछ ले संविधान के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तब ध्यान दीजिएगा ये जो है निर्धारित नहीं है। सबसे अच्छा सवाल अभी तक का। अगर सिर्फ पूछे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष, लेकिन संविधान के अनुसार निर्धारित नहीं है। संविधान ने ये कहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है संसद निर्धारित कर सकती है। तो कौन निर्धारित की है? संसद ने निर्धारित की है।
ठीक है, किस कानून के माध्यम से किया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये किया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1900। तो ये हो गया हम लोगों का लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। एक बार दोनों की तुलना कर लेते हैं बस। लोकसभा का कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक से 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल, राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता इसका, यह एक अस्थायी निकाय है। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछे चाहे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, तो ये तो 5 वर्ष हो जाएगा। अगर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तब 6 वर्ष। किसके द्वारा निर्धारित किया गया है? तो संसद द्वारा निर्धारित, संसद निर्धारित की है, मान लीजिए संसद द्वारा निर्धारित किया गया है। किस कानून के माध्यम से किया गया है? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के माध्यम से किया गया है। फिर से कह रहे हैं, ये चीज़ गलती मत कीजिएगा, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लेकिन किसके द्वारा निर्धारित? संसद द्वारा निर्धारित। संविधान में संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, और ये हो गया लोकसभा। ये तो पूरा हम लोगों ने देख ही लिया। आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष के लिए वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा इसको विघटित नहीं किया जा सकता है, इसे विघटित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा हम लोगों का था लोकसभा की अवधि, सदनों की अवधि। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला हुआ होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको पूरी की पूरी जो है संविधान की सीरीज इसमें मिल जाएगी। अगर किसी अन्य टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस विषय पर भी आपको वीडियो जो है उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, धन्यवाद।